कंपनी 7,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूब गई थी। पति की मौत का सदमा अलग था, लेकिन सिद्धार्थ की पत्नी मालविका हेगड़े ने अपनी मेहनत और लगन से सीसीडी को फिर से रेस में ला खड़ा कर दिया और आखिरकार कंपनी के अच्छे दिन आ गए। ऐसे कई सारे वीडियोस और आर्टिकल्स में ये बताया गया है कि मालविका हेगड़े, जो कि सीसीडी की सीईओ हैं, उन्होंने कंपनी के कर्ज को 7200 करोड़ से मात्र 1800 करोड़ पर लाया है और कंपनी की तकदीर पूरी तरह से बदलकर कंपनी को सफलता के रास्ते पर लाया है। इनमें से कई सारे आर्टिकल्स 2 हफ्ता पहले ही लिखे गए हैं और शॉकिंगली पिछले हफ्ते कंपनी को बैंकरप्सी कोर्ट में लाया गया है। तो आप सोचेंगे कि जो कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अचानक से वो बैंकरप्सी कोर्ट में कैसे जा सकती है। लेकिन कंपनी की जो असलियत है वो इन दिखाई जाने वाली चीजों से बहुत विपरीत है और इन्हीं के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि अगर मालविका हेगड़े ने सीसीडी को टर्न अराउंड किया ही था तो पिछले हफ्ते फिर उन्हें बैंकरप्सी कोर्ट क्यों जाना पड़ा। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कैसे हजारों इन्वेस्टर्स ने इस टर्न अराउंड स्टोरी पर भरोसा करके अपने लाखों करोड़ों रुपए इस कंपनी में गंवा दिए। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो कॉफी लेकर बैठिए और इस स्टोरी को डिटेल में समझिए। देखिए, जो मालविका हेगड़े की कंपनी टर्न अराउंड की स्टोरीज है, ये सबसे पहले 2022 के शुरुआत में वायरल होना शुरू हुई, जिसके बाद कंपनी की शेयर प्राइस 43 रुपीज से 80 रुपीज पर चली गई। उसके बाद हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर लोगों को अवेयर करने की कोशिश की। पिछले कुछ दिनों से सीसीडी यानी कैफे कॉफी डे और मालविका हेगड़े की एक पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि मालविका ने अपने स्मार्ट वर्क से और हार्ड वर्क से कंपनी का डेट 7,000 करोड़ से 1,700 करोड़ पर लाया है। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। तो फिर सच्चाई आखिर है क्या? तो बात शुरू होती है 20 जुलाई 2023 को, जब सीडीजी, जो कि कॉफी डे एंटरप्राइजेस की अनलिस्टेड सब्सिडियरी है और जिसका मेन बिजनेस सीसीडी को ऑपरेट करना है, उसके अगेंस्ट में एनसीएलटी में बैंकरप्सी के लिए फाइल किया जाता है। और ये फाइलिंग कोई वॉलंटरी फाइलिंग नहीं है, इसे एक बैंक ने फाइल किया है जिससे उन्होंने कर्ज लिया था, जो कि है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को सीडीजी से 67 करोड़ रुपीस लेने थे और इस पेमेंट की लास्ट डेट थी 31 मार्च 2022। लेकिन कंपनी ये पैसा नहीं दे पाई, जिसके बाद दोनों पार्टीज के बीच कई सारे डिस्कशंस हुए, लेकिन कोई भी सोल्यूशन ना निकलने के बाद इंडसइंड बैंक ने सीडीजी को एनसीएलटी ले जाने का फैसला किया। इंटरेस्टिंगली, सीसीडी का 85% रेवेन्यू सीडीजी से आता है, जिसका मतलब है कि सीडीजी को बैंकरप्सी कोर्ट ले जाने की वजह से अब ये पूरा ग्रुप ही बैंकरप्सी के कगार पर आ गया है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज को समझते हैं कि अगर सब कुछ सही चल ही रहा था तो आखिर बैंकरप्सी की नौबत कंपनी पर क्यों आई। तो इसको हम शुरुआत से समझते हैं। विजय सिद्धार्थ, जो कि फाउंडर है सीसीडी के, उन्होंने IIM बेंगलोर को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारी जो फैमिली है वो 1870 से कॉफी की खेती कर रही है। फिर 1956 में जब उनकी फैमिली में जमीन का बंटवारा हुआ तो इनके पिताजी के पास 500 एकड़ की जमीन आई। लेकिन विजय सिद्धार्थ को फार्मिंग बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इन्हें करना था बिजनेस। इसलिए उन्होंने उनके पिताजी से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे 7.5 लाख रुपए दे दीजिए, मैं उससे कॉफी का कुछ बिजनेस करता हूँ। और ये पैसे मिलने के बाद कुछ टाइम वो रुके और उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना शुरू किया। 1987 में उन्होंने 1500 एकड़ लैंड खरीदी और इस लैंड खरीदने के लिए जितना भी पैसा लगता है उसका 75% पैसा उन्होंने बैंक से लिया लोन के तौर पर। और वो यहाँ पर ही नहीं रुके, 1992 तक वो इस लैंड को 4000 एकर्स तक लेके गए, अगेन कर्ज लेकर। और वहाँ पर भी उन्होंने कॉफ़ी उगाकर बेचना शुरू किया। लेकिन इससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे और उन्होंने देखा कि कॉफ़ी बिजनेस में अगर कहीं पैसा है तो वो है कॉफ़ी की ट्रेडिंग में, ना कि कॉफ़ी की खेती में। और इसीलिए उन्होंने कॉफ़ी को एक्सपोर्ट करना शुरू किया और जल्द ही वो इंडिया के नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गए कॉफ़ी बिजनेस में। लेकिन यहाँ पर उन्हें एक डर था। डर इस चीज़ का था कि उनकी कॉफ़ी कोई ब्रांडेड कॉफ़ी नहीं थी, तो कल जाकर कोई भी बड़ा प्लेयर अगर एंट्री करता है तो वो इन्हें पीछे छोड़ सकता है। इसीलिए विजय सिद्धार्थ का मेन फोकस ये था कि एक ब्रांड बनाना और इस ब्रांड के अंडर कॉफ़ी बेचना। और उसके लिए उन्होंने बैंगलोर और चेन्नई में 20-20 आउटलेट्स शुरू किए, जहाँ से वो कॉफ़ी पाउडर बेचने लगे। और फिर बाद में अलग अलग सिटीज़ में उन्होंने आउटलेट शुरू किए। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आई कि क्यों ना हम कॉफ़ी शॉप शुरू करें। और उसके लिए उन्होंने बैंगलोर के ब्रिगेड रोड पर अपना पहला कॉफ़ी शॉप शुरू करने का सोचा। और उसके लिए उन्होंने एक एक्सपर्ट को हायर किया। उस एक्सपर्ट ने बताया कि ब्रिगेड रोड पर एक ही कॉफ़ी की दुकान है जो 5 रुपये में कॉफ़ी बेचता है। तब विजय सिद्धार्थ ने उन्हें बताया कि मैं AC लगाकर 25 रुपये में कॉफ़ी बेचूंगा। तब उस एक्सपर्ट ने कहा कि इंडिया की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है, तो ये प्लान तुम्हारा नहीं चलेगा। और उस एक्सपर्ट की बात मानकर उन्होंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। लेकिन इसके कुछ ही साल बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब विजय सिद्धार्थ एक बार सिंगापुर गए थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक पब था जहाँ पर इंटरनेट का एक्सेस था और कई सारे लोग वहाँ पर बियर पीते पीते अपना लैपटॉप ओपन करके काम कर रहे थे, तो कुछ लोग मीटिंग्स भी कर रहे थे।
और तभी उन्होंने सोचा कि मैं भी इंडिया में अपना कैफ़े शुरू करूंगा जहां पर इंटरनेट का एक्सेस होगा और लोग वहां से काम कर पाएंगे और मीटिंग्स भी कर पाएंगे। और यहीं से शुरुआत हुई सीसीडी की, जिसके अपने पीक पर 1500 से ज़्यादा कैफ़ेज थे। लेकिन ये कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। सीसीडी को शुरू करने के बाद विजय सिद्धार्थ चाहते थे कि सीसीडी को मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाऊं और सिर्फ सीसीडी पर फोकस करने के बजाय वो और भी बिजनेसेस उसी टाइम करना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में भी बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू किया ताकि वो उसे भी बहुत तेज़ी से बढ़ा सके। और फिर इन सारे बिजनेसेस में जो पैसा उन्होंने डाला वो कहाँ से आया? बैंक से। इन्होंने अपनी जो 4000 एकड़ की लैंड है उसे अब 14000 एकड़ की लैंड में तब्दील किया। बात यहीं पर नहीं रुकी, शायद ही आप में से किसी को पता होगा उनके पास 120 एकड़ का कैंपस है बेंगलोर में, जहां पर माइंडट्री और एक्सेंचर जैसी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। इनके पास मैंगलोर में एक टेक पार्क भी है, साथ ही मुंबई में एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप भी। इसके अलावा कॉफी डे होटल्स एंड रिजॉर्ट्स की भी इन्होंने शुरुआत की और अलग अलग लोकेशंस पर इसका भी इन्होंने एक्सपांशन किया। अब लोन के भरोसे हो रहे इस एक्सपांशन की वजह से मार्च 2017 तक कंपनी का जो कर्ज था वो चला गया 3200 करोड़ पर। लेकिन जितना कंपनी के ऊपर लोन था उतना कैश फ्लो कंपनी में जनरेट नहीं हो रहा था। और फिर मार्च 2018 आते आते कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, क्योंकि उस महीने में कंपनी को 2800 करोड़ का लोन चुकाना था, लेकिन कंपनी के पास उतने पैसे ही नहीं थे। अब इस लोन को चुकाने के लिए इन्होंने और एक लोन लिया जो कि था 3300 करोड़ का। इस 3300 करोड़ में से 2800 करोड़ बैंक को दिए गए और बाकी बचे हुए पैसे अगेन फिक्स एसेट में इन्वेस्ट किए गए। अब 2019 आते आते कंपनी को 5700 करोड़ रुपीस चुकाने थे और इसके लिए अगेन कंपनी के पास कुछ भी कैश नहीं थी। अब इस लोन को चुकाना है तो इसके लिए अगेन उन्होंने 7800 करोड़ का लोन लिया, जिसमें से पूरा जो पहला लोन था उसे चुकाया गया और बचे हुए पैसे अगेन फिक्स एसेट में इन्वेस्ट किए गए। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है पता है? कि ये जो भी पैसा फिक्स एसेट में इन्वेस्ट किया जा रहा था, कंपनी इतनी ट्रबल में है फिर भी पैसा फिक्स एसेट में इन्वेस्ट किया जा रहा था, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट से इतना भी पैसा नहीं आ रहा था कि कंपनी अपने लोन के पैसे चुका सके। और फिर इसी तरह कंपनी दलदल में फंसती चली गई और इसी तरह मार्च 2019 तक कंपनी के ऊपर 7219 करोड़ का लोन हो गया था। और इसी बीच जुलाई 2019 में विजय सिद्धार्थ ने सुसाइड कर लिया। अपनी सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि शेयर बायबैक के लिए उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा था, साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी काफ़ी सारा हैरेसमेंट हो रहा था। इस पर हमने उस वक्त एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। अपने इस नोट में उन्होंने अपनी एक फाइनेंशियल गलती का भी जिक्र किया है कि उन्होंने कंपनी के 7 सब्सिडरी के जरिए 3500 करोड़ रुपए अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में लिए थे। अब ये चीज़ बाद में बाहर आई, जिसके बाद कंपनी को 26 करोड़ का फाइन लगाया गया जनवरी 2023 में। और इसके बाद विजय सिद्धार्थ की वाइफ मालविका हेगड़े कंपनी की सीईओ बनती है और उसके बाद वो सबसे पहला काम करती है कंपनी के कर्ज को चुकाने का। तो उसके लिए उन्होंने कंपनी के लॉस मेकिंग एसेट्स को बेचकर वहां से 1217 करोड़ रुपए लिए और उससे लोन को चुकाया। साथ ही उन्होंने कंपनी के 73% स्टोर्स को बंद कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कंपनी की 2288 करोड़ की लैंड और इन्वेस्टमेंट्स बेच दी और ऊपर से 586 करोड़ का लोन लेकर इन्होंने 2020 में लगभग 5000 करोड़ का लोन चुका दिया। लेकिन उसके बाद 2021 में कंपनी के ऊपर फिर भी 1700 करोड़ का लोन था और उसमें से लगभग 1500 करोड़ के लोन को उन्हें एक ही साल में चुकाना भी था। लेकिन सैडली कंपनी 1500 करोड़ में से सिर्फ 47 करोड़ का लोन चुका पाई। तो देखिए इसके पीछे 2 कारण थे। पहला तो ये कि उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस अपने बंद कर दिए थे तो उतना कैश ही नहीं जनरेट हो पा रहा था, और दूसरा रीजन ये था कि उस साल उन्होंने कोई भी नया लोन नहीं लिया था अपने पुराने लोन को चुकाने के लिए, जिसके चलते 2022 तक कंपनी के ऊपर 1900 करोड़ का लोन बचा था, जिसमें से 1500 करोड़ का लोन 2022 में ही चुकाना था और उसे भी कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, जिसके बाद अब इंडसइंड बैंक कंपनी को सीधा बैंक्रप्सी कोर्ट लेकर गई है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके हम आपको ये बता पाए कि कंपनी में कोई टर्न अराउंड नहीं हुआ है। जो इन आर्टिकल्स और खबरों में बताया जा रहा है वो पूरी तरह से सच नहीं है। और फिर इन्हीं चीज़ों पर भरोसा करके कई सारे लोगों ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और अपना पैसा भी गंवाया। फिर सवाल ये आता है कि ये लोग इन आर्टिकल्स और खबरों पर भरोसा क्यों करते हैं? तो बात सिर्फ सीसीडी की या फिर इन आर्टिकल्स की नहीं है। इंडिया में ज़्यादातर लोग आज भी सुनी सुनाई खबरों पर या फिर टिप्स के बेसिस पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा करके आप लंबे समय तक प्रॉफिट नहीं कमा सकते और ज़्यादातर टाइम आपको लॉस ही होगा।
वहीं जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमा रहे हैं वो लोग अपनी रिस्क को समझते हैं और अपना खुद का रिसर्च और एनालिसिस करके ही स्टॉक्स खरीदते हैं। अब ये सारी चीजें आप भी कर सकते हैं अगर आपको 5th स्टैंडर्ड तक का मैथ्स आता है तो। हमने सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट से इतना कुछ बता दिया, अगर बाकी स्टेटमेंट्स को टच करेंगे तो क्या कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स बना रहे हैं जहां पर आप बड़े आसानी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं और कंपनी का फॉरेंसिक एनालिसिस भी कर सकते हैं। ये कोर्स इतनी आसान भाषा में बनाया है कि कोई बिगिनर भी बड़ी आसानी से यहाँ से आगे कंपनी का एनालिसिस कर पाएगा। इस कोर्स को हम लॉन्च कर रहे हैं 15 अगस्त को और फिलहाल इस कोर्स की प्री बुकिंग चल रही है जहां पर 5,000 रुपीज का ये कोर्स आपको मिल रहा है सिर्फ 1947 रुपीज में। और जैसे कि आपको पता है कि प्री बुकिंग प्राइस में जो हम कोर्स बेचते हैं वो प्राइस आपको बाद में कभी नहीं मिलती है, तो ये डिस्काउंट आपको फ्यूचर में कभी नहीं मिलेगा। तो अभी नीचे कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस कोर्स के लिए एनरोल कीजिए और एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनने की तरफ अपना पहला कदम रखिए। अब देखिए, जब यहाँ पर हर कोई लोन चुकाने की बात कर रहा है तो कोई भी कंपनी के बिजनेस की बात नहीं कर रहा है। ये जो लोन चुकाया गया ये मेनली एसेट्स को बेच कर चुकाया गया है, लेकिन इसी टाइम पीरियड में कंपनी का रेवेन्यू ड्रास्टिकली कम होता चला गया। 2018 में कंपनी का रेवेन्यू 4,000 करोड़ से ज्यादा था जो 2023 तक 900 करोड़ पर आ गया और 2018 में जो 148 करोड़ का प्रॉफिट था वो अब 387 करोड़ के लॉस में तब्दील हुआ। और ये सिर्फ एक साल का लॉस नहीं है, पिछले 3 सालों से कंपनी हेवी लॉसेस में है जिसके वजह से कैश जनरेट ही नहीं हो पा रही है और उसकी वजह से ये लोन भी चुकाए नहीं जा रहे हैं। अब जब कंपनी बैंक्रप्सी कोर्ट में चली गई है तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। पहला तो बैंक्स ये कोशिश करेगी कि इस बिजनेस को रिस्ट्रक्चराइज किया जाए, कंपनी की ओनरशिप बैंक्स के हाथ में लेकर कंपनी को बदलने की कोशिश की जाए। और दूसरा ऑप्शन है कि कंपनी के सारे एसेट्स को बेचकर यानी उन्हें लिक्विडेट करके जो भी पैसा आता है उनसे बैंक के सारे लोन्स चुका देना और कंपनी बंद कर देना। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बैंक्स जो पहला ऑप्शन है उसकी तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो वीडियो में हमने ये भी बात की कि विजय सिद्धार्थ ने सुसाइड किया था, लेकिन वो क्यों किया था उसका एक डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया था उस टाइम, जिसे यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चले कि एक अच्छा वीडियो है ये, और साथ ही इस कोर्स की प्री बुकिंग ऑफर को बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो कर लीजिए।